अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आप मौजूद हैं बेस नॉलेज चैनल पे। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, और जिस वीडियो को या जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसे कमेंट में मेंशन करें। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बेसिकली बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए पहले आपको उसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म या फिर दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रॉपर डेडिकेटेड सेल प्रोड्यूस करते हैं कॉल्ड गैमीट्स। वो गैमीट आपस में फ्यूज्ड होते हैं जिसे आप फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कह सकते हैं। रिजल्टेंट एक जाइगोट पैदा होता है और जाइगोट से डेवलप होकर एक नया इंडिविजुअल बनता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक की पॉइंट है फर्टिलाइजेशन होना, दो सेल का आपस में फ्यूज़ होना ताकि रिजल्टेंट एक सेल बने जो जाइगोट एंड देन उससे इंडिविजुअल बनेगा। अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही तो आप उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। ठीक है, ये बड़ा ही इंटरव्यूज़ में, जॉब सिलेक्शन में और एज अ बायोलॉजिस्ट आपसे बहुत ही की लेवल्स के ऊपर ये क्वेश्चन किया जाता है कि हम रिकॉम्बिनेशन को या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कहते, ये क्यों गलत है। बेसिकली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होना गमीट की ज़रूरी है, उनका आपस में फ्यूज़ होना ज़रूरी है। रिजल्टेंट उसके अलावा फिर बैक्टीरिया के अंदर इन तीन प्रोसेसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों कहा गया और ये गलती क्यों की गई। अगर आप सोचें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में दो सेल्स का आपस में मिलके जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, दो सेल्स से जेनेटिक मटेरियल आता है, दो इंडिविजुअल से जेनेटिक मटेरियल आता है, वो मिलके एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनता है कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्टेंट प्रोडक्ट रिकॉम्बिनेशन है। बट बैक्टीरिया के अंदर एक सेल दूसरे सेल को पूरा सेल दे के फ्यूज़ नहीं करता, लेकिन एक सेल से दूसरे सेल में डीएनए का पीस ट्रांसफ़र होता है जो डोनर से रेसिपिएंट में जाके फ्यूज़ हो जाता है। रेसिपिएंट को एक नया डीएनए का पीस मिलता है, उसका पहला जेनेटिक मटेरियल में नया डीएनए आने की वजह से रिकॉम्बिनेशन होता है, इसलिए उसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और रिजल्टेंट रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो हम इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गलती से कहते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी रिजल्टेंट मेन प्रोडक्ट रिकॉम्बिनेशन है और इधर भी रिकॉम्बिनेशन हासिल हो रहा है। इस वजह से हम इसे मिसलीडिंगली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। हाउएवर इन तीन प्रोसेस में से आज का टॉपिक है कंजुगेशन। कंजुगेशन में दो सेल इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक ही जनरेशन के या एक ही स्पीशी के होंगे या मिलती जुलती के, और वो आपस में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करेंगे विद अ ट्यूब कॉल्ड कंजुगेट ट्यूब या कंजुगेशन ट्यूब। इस जेनेटिक ट्रांसफ़र को हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र बोला जाता है, क्योंकि इसमें एक ही टाइम पे मौजूद दो बैक्टीरियल सेल आपस में जेनेटिक एक्सचेंज करते हैं। अगर एक पेरेंट होगा और एक डॉटर होगा और पेरेंट से डॉटर में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होगा उसे हम वर्टिकल जीन ट्रांसफ़र कहेंगे, लेकिन ये हॉरिजेंटल जीन ट्रांसफ़र है। अब होगा क्या, एक सेल दूसरे सेल को, ये वैसे इधर बात आपकी लिखी हुई है सेम जो उनसे गमीट बनाने की है। हाउएवर एक सेल डोनर एक्ट करेगा, दूसरा रेसिपिएंट एक्ट करेगा। एक बैक्टीरियम डोनर के तौर पे एक्ट करते हुए अपने कंजुगेटिव मोबाइल जीन्स को यूज़ करके ट्यूब्स बनाएगा और अपने प्लाज्मिड या कंजुगेटिव प्लाज्मिड या फिर एपिसोम को दूसरे रेसिपिएंट के अंदर इंसर्ट करेगा। ठीक है, और इसमें जो रेसिपिएंट है वो बेनिफिशियल होता है। प्लाज्मिड ट्रांसफ़र करने का फ़ायदा क्या है? प्लाज्मिड के ऊपर बहुत सारी ऐसी जीन्स मौजूद होती हैं जो बैक्टीरिया को इस काबिल बनाती हैं कि वो रेजिस्टिव हो जाए और वो क्या कहते हैं एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, हैवी मेटल्स की प्रेजेंस में अपने आप को सर्वाइव कर सके। फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरियम है जो जिसके ऊपर हम टेट्रामाइसिन एंटीबॉडी अप्लाई करते हैं और वो मर जाता है, एंटीबायोटिक। अगर उसके अंदर प्लाज्मिड टेट्रामाइसिन की रेजिस्टेंस का आ जाए तो वो बैक्टीरिया टेट्रामाइसिन की एंटीबायोटिक की मौजूदगी में भी मरेगा नहीं, वो सरवाइव कर जाएगा। ये उसका बेनिफिट है।
कंजुगेशन के मैकेनिज्म के लिए प्लाज्मिड का होना ज़रूरी है। तो जो बैक्टीरियम प्लाज्मिड रखता है उसे हम F पॉजिटिव बोल देते हैं, और जिसके साथ उसने कंजुगेशन करनी होती है उसे हम F नेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, F पॉजिटिव वो होगा जो प्लाज्मिड रखेगा, और F नेगेटिव पॉजिटिव प्लाज्मिड वाला, और जो F नेगेटिव होगा वो प्लाज्मिड नहीं रखता होगा। और हमेशा कंजुगेशन F पॉजिटिव और F नेगेटिव के बिटवीन ही होगी। दो पॉजिटिव F पॉजिटिव या F नेगेटिव कंजुगेशन नहीं कर सकते। अब इस प्रोसेस के अंदर F पॉजिटिव प्लाज्मिड के पास प्लाज्मिड के अंदर जीन होती हैं पॉलीमेरिक जीन। उन पॉलीमेरिक जीन की मदद से पॉजिटिव बैक्टीरिया अपनी सरफेस के ऊपर पिल्लस सिंगुलर, अगर ज़्यादा काउंट करें तो पिल्ली पैदा होती हैं। पिल्ली एक सरफेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगी। पिल्ली F पॉजिटिव बैक्टीरिया की F नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ मेम्ब्रेन को फ्यूज़ करेगी। जब मेम्ब्रेन फ्यूज़ करेगी तो कुछ और प्रोटीन्स F पॉजिटिव के इस मेम्ब्रेन के फ्यूजन के बीच में एक गैप पैदा करेंगे, जिसकी वजह से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, जिसे हम कंजुगेशन ट्यूब कहते हैं। फिर F पॉजिटिव बैक्टीरिया अपने अंदर कुछ प्रोटीन का रिलैक्सोसोम पैदा करते हैं। वो रिलैक्सोसोम एक DNA के डबल स्टैंड में से अपर स्टैंड के अंदर एक कटिंग पैदा करेंगे, जिसे हम निक बोलेंगे। कैसे? ये एक प्लाज्मिड था जो डबल स्टैंडर्ड था, ये उसकी साइड इस जगह पे अटैच थी, वहाँ पे एक कटिंग हुई, डबल स्टैंडर्ड DNA प्लाज्मिड में से एक स्टैंड उतर आएगा, और वो स्टैंड मूव करते हुए कंजुगेशन ट्यूब की मदद से दूसरे बैक्टीरियम F नेगेटिव के पास चला जाएगा। उधर जाके वो सिंगल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड का जीनोम वहाँ पे अपना लॉस्ट या रिमेनिंग डबल स्टैंड पैदा करके डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड में चेंज हो जाएगा, और जो डोनर होगा वो भी अपने रिमेनिंग मिसिंग स्टैंड को अगेन पैदा करके कंप्लीट प्लाज्मिड बना लेगा। अब दोनों बैक्टीरिया में प्लाज्मिड आ गए, दोनों बैक्टीरिया अब F पॉजिटिव कहलाएंगे। जैसे ही इस बैक्टीरिया में प्लाज्मिड आएगा, इसके अंदर भी वो पॉलीमेरिक जीन आ जाएंगी, उनसे प्रोटीन पैदा होगा, और ये भी अपने ऊपर पिल्लस को पैदा कर लेगा। अब दोनों बैक्टीरिया प्लाज्मिड रखते हैं, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? F पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक होगी बात? ये इसके बारे में कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, आप इसे पास करके ले भी सकते हैं। इसमें बताया गया कि प्लाज्मिड F प्लाज्मिड जो कि कंजुगेशन करवाता है, इसे हम एपिसोम भी कह सकते हैं। एपिसोम का थोड़ा सा मैं डिफरेंस अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि F प्लाज्मिड के पास पिल्ली जीन होती हैं, वो इन जीन को सरफेस के ऊपर प्रोटीन बनाने के लिए यूज़ करती हैं, पॉलीमेरिक प्रोटीन, जो दूसरे F नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ अटैच होकर कंजुगेशन को शुरू करवाएंगी। F प्लाज्मिड कुछ प्रोटीन रखता होगा जो उस पिल्ली जीन से अटैच होके आगे एक बैरियर को क्लियर करके चैनल बनाएगा बिटवीन द बैक्टीरिया। फिर कंजुगेशन के रिज़ल्ट में एक सिग्नल डेवलप होगा, मीटिंग सिग्नल, जिसकी वजह से रिलैक्सोसोम निक कटिंग करेगा प्लाज्मिड के ऊपर, और रिलैक्सोसोम कुछ और प्रोटीन भी रखते हैं जो इंटीग्रेट करते हैं होस्ट फैक्टर को, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल में DNA ट्रांसफ़र करते वक्त उस DNA को वहाँ पे स्टेबलाइज करवाएंगे या जुड़वाएंगे। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारे पास ये बनेगा। ये हमारे पास इसका कंसेप्ट हो गया। अब इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अटैच है एक वर्ड लगा हुआ है, एपिसोम। प्लाज्मिड दो किस्म के होते हैं, एक सिंपल प्लाज्मिड होता है, एक एपिसोम होता है। अगर एक प्लाज्मिड जिसका साइज़ 100 kb किलो बेस, मतलब बेस पेयर का मतलब ये होगा कि एक स्टैंड के ऊपर अगर DNA के मालिक्यूल लगे हैं, ये एक DNA का स्टैंड है, एक तरफ एडेनिन है, दूसरी तरफ थायामीन है, तो ये एक बेस पेयर, आगे वाला दूसरा बेस पेयर, आगे वाला तीसरा बेस पेयर। तो आपके पास यहाँ से ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बेस पेयर की लेंथ DNA की दिखाई गई है। तो DNA की लेंथ को हम बेस पेयर से काउंट करते हैं। ठीक है, अगर परऑक्सीसोम प्लाज्मिड 100 किलो बेस पेयर यानी कि 1 लाख बेस पेयर से के करीब हो या उससे ज़्यादा हो, और वो प्लाज्मिड
बैक्टीरियल सेल के अंदर मेन प्लाज्मिड से हट के मेन क्रोमोसोम के साथ भी अगर इंटीग्रेट हो सकता हो, उसके साथ जुड़ सकता हो, तो उस प्लाज्मिड को आप एपिसोम बोलेंगे। ठीक होगी बात। अगर कहेंगे तो एपिसोम और प्लाज्मिड की प्रॉपर एक वीडियो भी बना दूंगा डिफरेंस की। इस बुनियाद पे एपिसोम जो एफ प्लाज्मिड है वो एपिसोमिक नेचर का है या सिंपल प्लाज्मिड नेचर का है। हमारे पास दो कल्चरल बैक्टीरिया होते हैं, दो कल्चर होते हैं बैक्टीरिया के। अगर प्लाज्मिड सिर्फ प्लाज्मिड हो, वो नॉन इंटीग्रेटेड हो, मतलब मेन क्रोमोसोम के साथ ना जुड़ सकता हो, तो उसके अंदर लो फ्रीक्वेंसी होती है क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र करने की। वो क्रोमोसोम की जीन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, खुद ही सिर्फ एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में जाएगा, जो हमने अभी डिटेल पढ़ी। लेकिन कुछ बैक्टीरियल सेल अपने पास हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन HFR कंजुगेशन एबिलिटी रखते हैं। उसमें क्या होता है, F पॉजिटिव सेल में F प्लाज्मिड मेन क्रोमोसोम के DNA के साथ जाके इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जस्ट लाइक दैट। फिर जब अपने जीन्स को यूज़ करके पिलस को बनाता है और कंजुगेशन ट्यूब बनती है, तो यहाँ से प्लाज्मिड इस सेल में ट्रांसफ़र होते वक्त सिर्फ खुद ही नहीं जाता, क्रोमोसोम के पीस को भी एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करने लग पड़ता है। जब वो उसे ट्रांसफ़र करता है तो वो क्रोमोसोम का जो पिछले बैक्टीरिया से सेल में से आया, इसके करीब आके इसके साथ अटैच होता है, और ड्यूरिंग बाइनरी फिशन वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान नए कॉम्बिनेशन को बना के इजाफी मटेरियल को डैमेज कर देगा, लेकिन कुछ जीन्स डोनर से लेके अपने अंदर सस्टेन कर लेगा। इस प्लाज्मिड की काबिलियत सबसे बड़ी ये है कि ये सिर्फ प्लाज्मिड की जीन्स को ही ट्रांसफ़र नहीं करता, ये मेन क्रोमोसोम के भी पार्ट को ट्रांसफ़र कर देता है, और सम टाइम ये पूरे के पूरे क्रोमोसोम को भी ट्रांसफ़र कराने का पोटेंशियल रखता है। इससे मैक्सिमम जीन्स आ सकती हैं और नए कॉम्बिनेशन में, नए बैक्टीरिया में डिफरेंट किस्म की वैराइटीज़ पैदा हो सकती हैं, जो रिजल्टेंट तौर पे हाई म्यूटेशन का या हाई जेनेटिक चेंज का बायस बनती है। नया कॉम्बिनेशन बहुत हाई होता है। ये बात होगी। इसमें बेसिकली क्या है, इस काम करवाने के लिए, ये करने के लिए प्लाज्मिड की नेचर को HFR किस्म का होना चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन एबिलिटी रखनी चाहिए। और इनके अंदर सबसे बड़ी ख़ास बात क्या है, ये इंटीग्रेट हो जाते हैं जीनोमिक DNA के साथ, और ये वहाँ पे जाके उनके DNA को भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। सवाल पैदा होता है कि कितना DNA ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जितनी देर दो बैक्टीरियम के बीच में ये कंजुगेशन ट्यूब, दो बैक्टीरिया के बीच में ये कंजुगेशन ट्यूब रिमेन रहेगी, ओपन रहेगी, उतनी देर तक जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफ़र होता रहेगा। और अगर ये फुल टाइम तक अटैच रहे तो पूरा का पूरा जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में चला जाएगा, और वहाँ पे जाके कॉम्बिनेशन होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। सबसे ज़्यादा सूटेबल ये है। तो ड्यूरेशन डिपेंड करता है कितनी देर तक कंजुगेशन ट्यूब रहती है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसर्चिया कुलाई के दो बैक्टीरियम के बीच में कंजुगेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं, और हम उन्हें एटलीस्ट कंजुगेशन ट्यूब को 100 मिनट के लिए कंटिन्यू रहने दें, और साथ शर्त भी ये है, एफ प्लाज्मिड जौन सा है वो हाई रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी वाला प्लाज्मिड होना चाहिए, तो वो पूरा का पूरा जीनोम एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करवा देंगे। ठीक होगी बात। और एंड पे यहाँ पे लिखा गया है कि जो नया DNA आता है उसे होमोलोगस रीजन, यानी कि जिस रीजन से वो मिलता जुलता है उसके साथ रखते हैं, क्रॉसिंग ओवर करवाई जाती है उन दोनों के बीच में, और बाइनरी फिशन के दौरान एक सेट को रिमेन रख के दूसरे को ज़ाया कर देंगे, और एक नया कॉम्बिनेशन बन जाएगा बैक्टीरिया का। लेकिन जब भी नया बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन बनेगा, उसमें हम ये जानेंगे कि दूसरा बैक्टीरियम भी अब F नेगेटिव नहीं रहा, F पॉजिटिव हो गया है। और फिर एक दफ़ा F पॉजिटिव बन गया तो वो साथ वाले F पॉजिटिव के साथ फिर लिंक्ड नहीं होगा। प्लाज्मिड क्योंकि दोनों के पास है, उनके आपस में कंबाइन होने की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर आपके साथ पास ये स्लाइड्स मौजूद हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप इनके नोट्स बना सकते हैं, और आप इन्हें अपने एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।